गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो हियर वी कंटिन्यू विद द जून 2024 ऑब्जेक्टिव पेपर जो हमारी लास्ट मिनट रिवीजन चल रही है. आई थिंक वी हैव टू स्टॉप दिस फॉर ए व्हाइल. अभी अभी ऑब्जेक्टिव्स को रोक के सब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं. तो अभी देखते हैं कि राइट नाउ दिस विल बी द लास्ट पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्रोबेबली वेरी सून विल बी स्टार्टिंग द सब्जेक्टिव. नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो में हम सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रायोरिटी 1 देना है हम ये स्टार्ट करने वाले हैं. सो हियर देयर आर 11 बिट्स. तो आउट ऑफ 20 बिट्स यूजुअली एज पर जून 2024 का जो पैटर्न है इसमें 20 बिट्स दिए गए हैं. तो उसमें से हम सिर्फ 11 आज कवर करने वाले हैं क्योंकि 9 क्वेश्चंस आर सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो 11 क्वेश्चंस आप सेल्फ कर सकते हो. तो इसलिए हम आई मीन 9 क्वेश्चंस कर सकते हो. तो आज हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि दीज आर क्वाइट यूनिक. वी हैवंट सॉल्व देम प्रीवियसली. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली दिस इज फॉलोड बाय अ ग्राफ. देन विल कम बैक टू द फर्स्ट वन. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्वेश्चन सेज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज. तो ये ग्राफ, ये जो आपको पैराबोला दिख रहा है, आपको जो कर्व दिख रही है, ये किसका ग्राफ है? यानी आई मीन लाइक इज इट ए लीनियर पॉलिनोमियल, इज इट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज इट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहाँ पे. नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, मैं आपको दूसरे दो और सिनेरियोज भी बताऊंगा कि मे बी दे में आस्क यू दैट दिस एंड दिस, कुछ भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी गिवन ग्राफ से हम कैसे पहचाने कि ये पॉलिनोमियल आई मीन लाइक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है या लीनियर का है या फिर क्यूबिक का है. ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस. ये पहले ये देख लो कि ये आपके आई मीन ग्राफ का ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. इसको यूजुअली हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं. राइट, यू रिमेंबर. सो आपको ये देखना है कि ये ग्राफ में कर्व, जो यहाँ पे कर्व है, ये कर्व आपके एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है. यू कैन सी दैट इट इज इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है. राइट, सो इफ इट इज इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स देन इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. ओके, तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द सेंस यू रिमेंबर व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फाइन, तो इसमें डिग्री क्या हो जाती है? डिग्री किसको कहते हैं हम? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है? यहाँ पे ओनली वेरिएबल x इज देयर. तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे पावर 1 है. देयर इज नो वेरिएबल हियर. इफ यू कैन प्लेस 0, आई मीन यू कैन राइट x एंड प्लेस 0 हियर. सो अमंग दीज 3 पावर्स दिस इज 2 1 0. तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ? 2 हुआ. तो ये इसको डिग्री कहा जाता है. तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है. अगर डिग्री 2 है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ से कैसे पहचानोगे कि दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज गोइंग टू इंटरसेक्ट योर ग्राफ इन 2 पॉइंट्स. वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, चलिए इसी तरह मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बताता हूं. So let's see how a linear polynomial looks like. If I take a line here, if I take a line, if I draw a line, ओके इसको ग्राफिकली हम प्लॉट करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि आपको ये जज करना है कि ये पर्टिकुलर लाइन हो या कर्व हो, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है. देखो ये लाइन इज इंटरसेक्टिंग योर एक्स एक्सिस ओनली इन 1 पॉइंट. ठीक है, तो ये सिर्फ 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल. यानी ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है दिस इज ऑफ सम लीनियर पॉलिनोमियल. विच लीनियर पॉलिनोमियल है? अपने को अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, उस आई मीन लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप प्लॉट करते हो तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी. राइट, एंड इट इंटरसेक्ट्स ओनली इन 1 पॉइंट. क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको पता है ना. लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है? ax प्लस b. ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. लीनियर, देखिए वर्ड इटसेल्फ सेज लीनियर, दैट इज अ लाइन. इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन. इन दिस वेरिएबल इज x और ये वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर इज 1, यानी डिग्री 1 है यहाँ पे. होप यू अंडरस्टूड इट. अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल एज यू नो इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट योर एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट करेगा. ये देखिए इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट योर एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स. देखो 3 पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, और नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी एग्जैक्टली ऑन द ओरिजिन, कहीं पे भी हो सकता. ओके, जैसे मैंने बताया. तो आप देख सकते हो कि इट इज इंटरसेक्टिंग योर एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स. तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. हियर द वेरिएबल इज x. यहाँ पे आप x पावर 0 लिख सकते हो. सो द पावर्स आर 3 2 1 0. द हाईएस्ट पावर बीइंग 3. सो इसको इसकी डिग्री 3 होगी. ठीक है, डिग्री अगर 3 है तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो so far what we have learned is based on the given graph
we can say that is that graph or is it of a linear or a cubic or a quadratic polynomial. ठीक है, चले अब हम आगे बढ़ते हैं. We'll go with the first question. This is from your real numbers. Sorry, it says the HCF of 12 and 21 is dash. ठीक है, you remember how to find out HCF, आप सब जानते हो. तो क्या करना है आपको, पहले इसको मैं, क्योंकि ये यूजुअली प्रॉब्लम्स में ही पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, फाइंड द HCF, या फिर यू नो दे में आस्क यू टू राइट अ प्राइम फैक्टराइजेशन. शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, राइट. सो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 3. यू नो हाउ टू डू इट, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, वी आर डूइंग इट फ्रॉम डे 1. और ये प्रीवियस आपके 7th में भी था. 2 2s are 4 and then sorry 2 6s are 12 and then 2 3s are 6, 3 1s 3. ओके, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 6 12, 2 3s are 6 and 3 1s is 3. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, दैट इज 2 into 2 into 3. तो अभी हम क्या करेंगे, जो 2 into 2 है इसको हम 2 power 2 यानी 2 square into 3 लिखेंगे. ओके, सिमिलरली विल गो विद द 21. ओके, 21 क्या होगा, सिंपली इट इज 3 into 7. 3 7s is 21. ओके, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ. 7 into 3 भी हम लिख सकते हैं. यू विल कम टू नो कि व्हाई डिड आई राइट सो. अब ये देखिए कि आपको HCF पूछा, कभी LCM भी पूछ सकता है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज HCF? HCF ऑफ टू नंबर्स, अगर ये प्रॉब्लम में हो तो आप ऐसे लिखो उसको, HCF ऑफ टू नंबर्स दैट इज 12 and 21 is equal to product of the यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स. अगर ये प्रॉब्लम में है, अगर 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा. तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए. प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स. आपको क्या करना है, इन दोनों में ओके कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना है. ऑब्वियसली दीज आर ऑल प्राइम फैक्टर्स ओनली, इसमें हमको कॉमन देखना है. सो व्हाट इज कॉमन हियर इज 3. ठीक है, 7 इज देयर बट 7 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो दैट इज नॉट अ कॉमन. तो प्राइम कॉमन हो गया. फिर कॉमन में क्या देखना है, स्मॉलेस्ट पावर्स देखना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर दोनों के ऊपर भी 1 ही है. ओके, सो यू आर गोइंग टू टेक योर HCF एज 3. तो यहाँ पे HCF बनेगा आपका 3. ठीक है, चलिए इसका आंसर 3 है. जस्ट इन केस अगर यहाँ पे आपको 2 होता, ओके सपोज यू हैड 2 ओवर हियर, for some other number you had a 2. तो अब देखिए यहाँ पे दोनों में 3 power 2 that is 3 square and 3 power 1, among these which is the smallest? इसमें smallest power कौन सा है, 3 power 1. यानी कि आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा if it is 3 square and 3 power 1. ओके, इसका कंडीशन क्राइटेरिया क्या है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और उसमें स्मॉलेस्ट पावर्स आपको लेनी है, वो आपका HCF होगा. ठीक है, दिस इज फॉर HCF. जस्ट इन केस अगर ये नंबर्स देके आपको LCM पूछता है तो आप क्या करोगे, देन यू विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ द व्हाट यू विल डू, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स. ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. LCM में हाईएस्ट पावर्स लेंगे, वहां पे यू नो स्मॉलेस्ट पावर्स था, और यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमने देखते थे HCF में, बट यहाँ पे हम कॉमन नहीं देखेंगे, ये कॉमन या अनकॉमन सबको कंसिडर करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 power 1 and 3 square. This is just an example, it is not for 21, right? So 3 square हम कंसिडर करेंगे. उसके बाद देखिए 2 square यहाँ पे है, यहाँ नहीं है. So should we consider it or not? क्योंकि वो कॉमन नहीं है, तो लेना है नहीं लेना है, लेना है. इसको भी आपको लेना है क्योंकि यहाँ पे कॉमन का कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, सो आपको 2 square भी लेनी है and then 7 भी लेना है आपको, right? So 3 square is 9, 2 square is 4 and then 7. इसका सबका प्रोडक्ट कर लीजिए, that gives you the LCM. okay? चलिए मैं आपको ये सभी पॉसिबिलिटीज इसीलिए बता रहा हूं कि इससे आपका सब्जेक्टिव पेपर रिकैप होता है, आपको टाइम सेव होगा. फाइन, चले लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ओनली फॉर द एसएससी स्टूडेंट्स, इसको हम बाद में देखते हैं. यहां जाइए, इफ x plus 1 by x equal to 2 then x square plus 1 by x square की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, if x plus 1 by x is given then what is x square plus 1 by x square? It's very simple again. This x plus 1 by x is 2. आपको पूछ रहा है x square plus 1 by x square. What do we see is कि यहाँ पे इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे स्क्वेयर्स आ रहे हैं. ठीक है, इस पे स्क्वेयर्स आनी है, तो स्क्वेयर्स कैसे आएंगे, ओनली व्हेन यू टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. अगर आप बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग लोगे तो तभी आपको स्क्वेयर आएगा, राइट? सो लेट्स हैव अ स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, that is x plus 1 by x whole square and 2 square. Okay, so now this looks like algebraic identity a plus b whole square. तो a plus b whole square का हम expansion लेते हैं, a square plus 2ab. This is your a and this is your b.
2a into b plus b square, that is 1 by x whole square, equal to 2 square is 4. Okay, so this is your x square plus यहाँ पे क्या possibility है, this is 2x into 1 by x, तो x और x cancel हो जाएगा, it is simply 2 into 1 is 2 plus 1 by x whole square. If you open the bracket, they're going to be square on the 1 and they're going to be square on x. So 1 square is nothing but 1 equals to 4. Okay, you are supposed to find the value of x square plus 1 by x square. I mean x square plus 1 by x square. आपको 2 नहीं चाहिए तो okay, simply shift that 2, I mean transpose it to the other side. So it is x square plus 1 by x square is equal to 4 minus 2. ये 2 यहाँ चले जाएगा and then equal to 2. तो आपके x square plus 1 by x square की वैल्यू यहाँ पे 2 है. Okay, चलिए देखो कितना सिंपल था, बट यू नो प्रैक्टिस करना जरूरी है. जस्ट बाय लिसनिंग इट गिव्स यू नथिंग, यू हैड टू डू इट एंड आई होप यू आर डूइंग इट. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे इट्स अ यू नो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. यहाँ पे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दैट इज ओरिजिन 0,0 एंड sin थीटा, cos थीटा. तो ये दोनों पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस निकालना है. ओके, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स कैसे हम निकालते हैं. ओके, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 और x2 y2 अगर दो पॉइंट्स है तो इनका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, यूजिंग द फॉर्मूला d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, व्हाट आर आवर पॉइंट्स हियर. यहाँ पे पॉइंट्स आपके क्या है, यहाँ पे आपके पॉइंट्स है 0,0 एंड द अदर पॉइंट इज sin थीटा, cos थीटा. ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले में. So d equal to under root of x2 minus x1. x2 is sin theta minus x1 is 0 whole square plus y2. y2 is cos theta minus y1 is 0 whole square. Okay. So d equal to under root of sin theta minus 0 is simply sin theta whole square plus cos theta minus 0 कितना बनेगा, cos theta whole square. Okay. And then if you open the brackets, d equal to your distance equal to okay under root of sin theta whole square is nothing but simply sin square theta and cos theta whole square is cos square theta, right? So अभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, straight away we can apply the identity. Trigonometric जो identity है sin square theta plus cos square theta is 1. So square root of 1 is 1. Okay, तो आपका डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट्स. क्या हो गया आपका डिस्टेंस 1 यूनिट. अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो उसको आपको 1 यूनिट लिखनी है. ओके, देखिए कितना सिंपल है. when you were looking at it, it looked you know something different and all, लेकिन देखो कितना आसान है. देखिए ये तो सिंपली आई मीन साइन और कॉस में था. दे में ऑल्सो आस्क यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट कोसीकेंट में भी टैन इसमें भी पूछ सकते हैं. आई मीन लाइक सीकेंट टैन में और कोसीकेंट कॉट में इसमें भी पूछा जा सकता है. यू नीड टू रिमेंबर दोस आइडेंटिटीज. चलो लेट्स मूव ऑन. इट सेज इन ट्रायंगल एबीसी, ये थोड़ी सी ट्रिकी है क्वेश्चन. इन ट्रायंगल एबीसी, ओके लेट्स हैव अ ट्रायंगल एबीसी. Let's have a triangle ABC and let me take it as a right angled triangle. इसको हम लोग right angle triangle लेते हैं. ये देखिए क्यों. In this triangle ABC, BC square is equal to AB square plus AC square, then dash is a right angle. तो right angle कहाँ हो रहा है, देखो BC square, BC is your hypotenuse. ठीक है, so आपका hypotenuse ये होगा आपका B और ये होगा आपका apex C. Okay, then I'll tell you what exactly is the trick. Usually हम लोग क्या करते हैं, whenever we draw a right angle triangle, straight away हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे लिखते हैं कि A B C, isn't it? Default हम लोग ऐसे लिखते हैं A B C, such that AC becomes the hypotenuse always. Always hypotenuse AC होता है. So that is AC square is equal to AB square plus BC square, isn't it? ये लेते हैं. But यहाँ पे देखो कैच क्या है यहाँ पे कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज आपका BC है. BC इज योर हाइपोटेन्यूज. सो ऑब्वियसली के द अदर वर्टेक्स ओवर हियर इज गोइंग टू बी A. ये वर्टेक्स आपका A बनेगा. तो देखो AB स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके, आपका अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, राइट? सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देन डैश इज अ राइट एंगल. इन दिस केस राइट एंगल क्या है ये बताइए. इन दिस केस द राइट एंगल इज एट B. Okay, right angle B right angle है. Whereas in this particular case where BC square is the hypotenuse, यहाँ पे right angle क्या है, यहाँ पे A है. ठीक है, so your angle A is the right angle. Fine. देखिए you know don't be in a hurry, just simply don't you know put something else के कुछ भी ऐसे उठाकर मत डाल दो. चले अब आगे बढ़ते हैं हम. ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है but not so difficult, we can do it. It says the ratio of surface areas of two spheres is 4:9.
Okay, I'll read again. It says the ratio. It's a ratio 4:9. किसका ratio है? Surface areas of two spheres. Okay, sphere का surface area. तो it is not specified if it is a total surface area or a curved surface area. नहीं बताया गया. But आपको मालूम है कि surface चाहे वो total surface area हो या lateral surface area हो, in case of a sphere, they both are equal. Okay, sphere के लिए TSA और CSA दो भी equal है. ठीक है? So ये 4:9 है. Then फाइंड क्या करना है आपको? देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, तो उनके वॉल्यूम्स की रेशियो क्या होगी? नो प्रॉब्लम, विल डू इट. इट सेज व्हाट इज दिस 4:9? ये 4:9 क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया? टीएसए या फिर सीएसए बताइए. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. सो एज इट इज अ रेशियो, ओके, हम ये सिंबल लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है, इज टू 2 पाई आर स्क्वेयर. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या अंतर है कि दो आर है यहाँ पे. आई मीन लाइक स्मॉल आर और कैपिटल आर. हमने दो आर डिफरेंट डिफरेंट लिए क्योंकि ये दो वैल्यूज आर नॉट सेम. वन इज 4, द अदर इज 9. दिस इज बिगर, तो इसलिए हमने कैपिटल आर लिया. रेडियस, सिर्फ रेडियस का डिफरेंस है. और स्पीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन आता है. आई मीन योर रेडियस आर. यहाँ पे हाइट वो नहीं होती है. चलो अब आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वी कैन कैंसिल 2 and 2, वी कैन कैंसिल पाई एंड पाई. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू राइट व्हाट इज दिस इक्वल टू. ये क्या था? ये था सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर. ये भी सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर था. दो सरफेस एरियाज की ये रेशियो इज इक्वल टू 4:9 एज गिवन हियर. ये 4:9 है, राइट? So upon cancellation, what is left here is r square equal to small r square equal to capital R square is equal to 4:9. ये रह गया 4:9. ओके, सो एक काम करते हैं, इसको देखो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं r square by small r square by capital R square. ओके, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं रेशियो को. तो this 4 can be expressed as what? It can be written as simply 2 square by 3 square. 2 square is 4, 3 square is 9. So can I write this small r by capital R whole square? इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a power m by b power m can be written as a by b whole power m, राइट? तो वैसे हम इसको स्मॉल r by capital R whole square लिख रहे हैं. स्मॉल r by capital R whole square, राइट? तो इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सम 2/3 whole square. ओके, सो ये देखिए, small r by capital R whole square is 2/3 whole square. If it is simply small r by capital R, then it is 2/3. Okay, I mean your ratio small r is to capital R is 2:3. Remember this. Okay, given values से 4:9 की रेशियो से हमने ये निकाला. अभी एक्चुअल हमको देखना है वॉल्यूम. आपको देखना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. देयर हियर रेफर्स टू स्पीयर्स. स्पीयर्स के वॉल्यूम्स की रेशियो. ओके, सो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर volume of a sphere? Volume of a sphere is given by the formula 4/3 pi r cube. ठीक है, सो 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे दो आर डिफरेंट है, दो रेडियस की वैल्यूज डिफरेंट है, तो एक को हम स्मॉल आर, एक को कैपिटल आर लेते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, टू डिफरेंट स्फीयर्स विद डिफरेंट रेडियस, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर, इनकी हमको रेशियो निकालना है. इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको. ये सब आप कैंसिल करो और यहाँ पे आपके पास जो आर की वैल्यू है ना, वो आर की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, 4/3 पाई एंड पाई इज कैंसिल्ड. वी आर लेफ्ट विद आर क्यूब इज टू आर क्यूब. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज सिंपली r cube by r cube हम लिख सकते हैं इसको. so this is nothing but small r by capital R whole cube, right? तो small r by capital R आपको यहाँ पे कितना बना? 2/3. so it is going to become 2/3 whole cube, right? so 2/3 whole cube कितना हो जाएगा? 2 cube by 3 cube, right? so how much is 2 cube? 2 cube is nothing but 8 and this 3 cube is 27. so your answer is 8/27, right? you must say sir objective bit इतनी long है. बिल्कुल, ओके, नथिंग कम्स विदाउट पेन. ओके, पेन जरूरी है. आई मीन लाइक एफर्ट्स एंड हार्डवर्क जरूरी है, तभी तो आपको ये सब, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं. मे बी अभी आप ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, मे बी दे मे आस्क यू इन 2 mark questions. ओके, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डू दैट. Now we'll move on with next question. That is, this is from your statistics. The mean of first 5 primes is dash. आपको यहाँ पे मीन पूछ रहा है और दिस इज एन अनग्रुप डेटा. तो किसका आपको मीन निकालना है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स? क्या क्या होते हैं? 2 इज अ प्राइम, 3 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime, 9. Is 9 a prime? No, 9 is a composite. Prime number यानी इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होनी चाहिए, right? So 9 के दो फैक्टर्स नहीं है. 9 के फैक्टर्स है 1 3 9. 1 9 9, 3 3 9, 9 1 9. So it's a composite. So 9 नहीं होगा तो नेक्स्ट होगा 11.
10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 इज अ कॉम्पोजिट अगेन। तो ये आपके फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए। आपको करना क्या है, इन प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। हाउ डू वी फाइंड द मीन? सिंपली द फॉर फाइंडिंग द मीन द फॉर्मूला इज समेशन xi बाई n। यूजुअली लोग इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा सिंबल का नाम है, बट इसका एक्शन क्या होता है कि सम करेगा, ये सम ऑफ, ओके, तो इसलिए हम उसको समेशन पढ़ते हैं। सो मीन x बार इक्वल टू समेशन xi, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। दिस xi आर योर ऑब्जर्वेशन, where this is your x1, x2, x3, x4 and x5. We'll take the sum of all these observations, 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11. Okay, sum of all the observations divided by number of, how many observations are here? 5 observations are here, right? So add them up. 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 7 is 17, 17 plus 11 is 28, 28 by 5. Okay, so you should not leave this क्योंकि यहाँ पे divided by 5 है, so आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आई मीन लाइक डेसिमल्स में आपका आंसर आएगा। सो 5 5 is 25, वी आर लेफ्ट विद अपॉन सबट्रैक्शन इज 3, तो पॉइंट ले लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 6 is 30, सो योर मीन एवरेज, मीन को एवरेज भी कहा जाता है, सो योर मीन इज 5.6। ओके, दिस इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अगेन फ्रॉम द, आई मीन एस फॉर ओनली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, उसको हम थोड़ी देर के बाद डील करते हैं। ये देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस व्हेन दे आर रोल्ड। ओके, आपको पूछा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज ए सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब आप 2 डाइस रोल करते हो तो आपको 2 रैंडम कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि एक डाई पे आपको 1 आया, दूसरी डाई पे आपको 4 आया, राइट? सो 1 और 4 का सम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वैसे आपको 8 सम आने के कितने पॉसिबिलिटीज है देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल मैं ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं। यू डोंट नीड टू राइट द एंटायर टेबल। आपको इस तरह ओके नंबर्स लिखनी है जो 2 डाइस पे पॉसिबल है। ओके, DIC डाइस इज अ प्लूरल, सो हर डाई पे नंबर्स होते हैं 1 to 6 एंड 1 to 6। ओके, देयर आर 6 फेसेस। सो यहाँ पे आप वो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बनाओ जिसका सम क्या होना चाहिए, द सम शुड बी 8, 8 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस व्हेन दे आर रोल्ड। सो यहाँ पे 8 कब बनेगा, अगर मैं सॉरी ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ 1 के साथ, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 1 plus 4 is 5, 1 plus 5 is 6, 1 plus 6 is 7। तो 8 नहीं बना। 2 में 8 कब बनेगा, 2 plus 1 2, ये नहीं लेना है, सीधा सीधा एक काम करिए स्ट्रेट अवे 2 6। ओके, 2 6 is 8, 2 plus 6 ये दो नंबर्स का सम। सिमिलरली 3 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 का, दैट इज 3,5। ओके, 3,5, ये 2,6 यहाँ आने दो, ठीक है। एंड देन 4, 4 के साथ सीधा सीधा आपको 4 बन जाएगा, 4,4, देन 5 3, 5 3 एंड देन 6 2। ठीक है, देखो आपको एक डायगोनल बन गया। एक्चुअली आपको पूरा टेबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे ये देखना है दीज आर द नंबर्स। यहाँ पे सम आपको 8 हो रहा है, 6 plus 2 5 plus 3। देखो एक डायगोनल बन गया सारा आपके टेबल में, राइट? सो देखो हमने टाइम सेव किया, तो कितने इस तरह के नंबर्स है कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ an event is equal to favorable outcomes by total outcomes। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यहाँ पे 5 आउट ऑफ टोटल। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 36 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे। कैसे 36, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो 6 into 6 is 36 कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑन द होल। अगर आप इसका टेबल बनाते हो, यानी एवरी रो में आपको 6 6 आते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आई मीन लाइक total outcomes are 6, out of that favorable are 5, so 5 by 36। you can just leave this as an answer। आपको अगर डेसिमल्स में करना है तो कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसके साथ मैच करनी है, राइट? now we'll move on with next bit। this bit is going to be last bit for the CBSE students। सिंपल क्वेश्चन है, ओके, डायरेक्टली आप स्ट्रेट अवे आंसर दे सकते हो। इट सेज 1 by secant square theta plus 1 by cosecant square theta equal to dash। okay, whenever you look at such questions in the exam, okay, so don't lose your confidence। कोई बात नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगानी है और यू शुड बी करेजियस, आप में धैर्य होना जरूरी है। चलो, 1 by secant square theta, okay, you should remember 1 by secant theta is what, cos theta, you know, cos theta and secant theta are related to each other, reciprocal relation होता है, cos is 1 by secant and secant is 1 by cos। you need to remember this। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 by secant है, 1 by secant को हम क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे।
तो अब ये सीकेंट ओनली सीकेंट नहीं है, ये सीकेंट स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड कि 1 by secant is cos, so 1 by secant square is cos square. Okay, similarly 1 by cosecant square है यहाँ पे. So you may remember it, 1 by cosecant theta is sin theta. These both are again have reciprocal relation, and similarly 1 by sin theta is cosecant theta. Okay, चाहे आप साइन यहाँ लिखो तो कोसिकेंट यहाँ आ जाएगा, या फिर कोसिकेंट यहाँ लिखो साइन यहाँ आ जाएगा. साइन एंड कोसिकेंट को कोरिलेशन है यहाँ पे रेसिप्रोकल. उसी तरह secant और cos. How to remember is कि this is with s and this is with c. Similarly, this is c and this is with s. Okay, sin cos are related to secant and cosecant. So on the whole, what we can do is कि 1 by cosecant theta is sin theta. So 1 by cosecant square will become sin square theta. राइट तो अब बताइए कि दिस इज इट नॉट योर आइडेंटिटी, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना. फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, या फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1. ठीक है, सो योर आंसर मस्ट बी 1. So with this we are done with all the questions for the CBSE students. There are 2 more bits left for the SSC students. Let's quickly solve them. These are from your sets chapter. It says if A and B are disjoint sets, okay, A and B are disjoint sets such that n of a, प्रीवियस पेपर में मैंने बताया था n of a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, जिसको कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट कहा जाता है, दैट इज 5. n of a union b is 8, देन n of b क्या होगा. डोंट वरी, वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन. एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूं. इसको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सेट्स का फॉर्मूला कहा जाता है, दैट इज n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स का ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या है देखो, n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. When we do problems, maybe I'll tell you all again this one in detail. अभी आप ऐसे याद रख लो कि in case अगर a and b are disjoint sets, you have an idea what is disjoint sets? Disjoint sets का मतलब होता है sets which do not have common elements. set जिसमें common elements नहीं है उनको disjoint sets कहते हैं. Okay, for example, I have set a as a 1 2 3 and another set b as some 5 6 8. Okay, are there any common elements in these sets? in sets में कुछ common है नहीं है, so हम ये कहेंगे कि a and b are disjoint. Okay, क्यों disjoint कहेंगे कि अगर इसका Venn diagram उतारते हो, if you draw its Venn diagram, okay, there is no overlapping. यहाँ पे sets के बीच में overlapping नहीं होता है. Let's say this circle represents set a, the 3 elements in that 1 2 3, and the 3 elements of the set b as 5 6 8. Okay, do they overlap? ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ये डिसजॉइंट है, ये जॉइंट नहीं है. ओके, होप यू आर एबल टू कैच अप. जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करता हूं, कि लेट्स से कि वी आर एडिंग हियर 1. ओके, सो यहाँ बी में 1 है और ए में 1 कॉमन एलिमेंट है, सो देन दीज सेट्स विल ओवरलैप. ये ओवरलैप करेंगे. ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है इंटरसेक्शन का एरिया, ये कॉमन एरिया होता है बिटवीन ए एंड बी. तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने हैं आपको. कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है? 1. सो यू हैव टू राइट 1 हियर. फाइन, सो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स. ओके, दे हैव कॉमन एलिमेंट्स. प्रीवियसली मैंने विदाउट 1 जो लिखा था वो डिसजॉइंट सेट्स था. ओके, अब द बॉटम लाइन इज इफ यू are given disjoint sets कहकर आपको क्वेश्चन में बताया गया है, so then you will not take this entire formula. ये फॉर्मूला है inclusion and exclusion of sets का फॉर्मूला है. You will be simply taking n of b equal to n of a plus n of b. n of a union b equal to n of a plus n of b. आप इतना ही लोगे अगर ये disjoint sets होते हैं. disjoint sets में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखो ये पे क्या है कि this is a intersection b. intersection यानी common. So when there are no common elements, अगर इसमें कोई common element नहीं है, ओके, तो इनमें अगर ये कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है इन दोनों सेट्स में, सो अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालते हो, सपोज हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी, वी आर ट्राइंग टू टेक आउट एनी थिंग कॉमन. कुछ कॉमन है क्या? नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी होगा. ठीक है, अगर जब ये सेट एम्प्टी है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट में कितने हैं? 0 है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I mean, ये जो आपका कंप्लीट फॉर्मूला है, इसमें 10 पार्ट इज गोइंग टू बिकम 0. Number of elements in A intersection B is 0. Why? Because A and B are disjoint. They don't have any common elements. ठीक है, तो instead of writing this 0, simply we omit it. हम उसको omit करते हैं, बस हम इतना सा लिखते हैं कि n of A union B equal to n of A plus n of B. We don't consider this as it is 0.
होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये आपके डिसजॉइंट सेट्स का फॉर्मूला है। अभी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इट सेज n of a is 5 in place of n of a let me take it as 5, ये 5 हो गया। n of a and b is 8, this value is 8 plus n of b you have to find out, okay, we don't know what is it, let us assume it as n of b, okay। so अभी हम क्या करते हैं कि 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दीजिए, सिंपल 5 यहाँ आ गया, so this is n of b, so 8 minus 5 is 3, so number of elements in the set b is 3, okay, so your answer is 3। I hope you understood it। मैंने देखो सारे डिटेल्स इसमें आपको बता दिए। अब there is nothing left to be discussed again when it appears in the question paper, I mean in the subjective part, okay। now let's go on with the last question। it says ये जो सिंबल है, ये सिंबल सबसेट का सिंबल है। इफ a is a subset of b then a intersection b is equal to dash। आपको ये एग्जांपल के साथ करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये कंडीशन है आपका, a is a subset of b let us assume two sets here, set a and set b। let us have the elements of set a as 1 comma 2, randomly I'm taking it, and set b as some 1 2 3 some 5। what do you notice here, the elements of a आर देर इन बी, ये ए के एलिमेंट्स बी में है तो इसको कहा जाता है सबसेट, ओके। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ओके। इसको आप सिंबॉलिकली ऐसे बताओगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। चलो लेट अस कैलकुलेट इट एंड चेक इट। what did we do so far, we have taken two random sets satisfying the condition a is a subset of b। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने दो सेट्स लिए यहाँ पे, ओके। ये a is a subset of b है। अभी आपको a intersection b फाइंड करना है ये दो का। so a intersection b is nothing but simply to save time मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट्स लिख रहा है। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, 1 1 2 2, ठीक है। what is common here is 1 2। so what did we got, a intersection b as 1 2। तो 1 2 is what again, 1 2 is nothing but set a। ये हो गया आपका सेट a। समझ में आपको, यानी देखो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल क्वेश्चन, ओके। आई मीन मैंने जस्ट एग्जाम्पल सेट्स लिए, आप कौन से भी एग्जाम्पल सेट्स ले लीजिए, कुछ भी रैंडम सेट्स ले लीजिए, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंटरसेक्शन बी करते हो तो आपको ये आंसर आता है, तो आपको ये आंसर नहीं लिखना है। सो व्हाट डू वी सी हियर इज वी ऑब्जर्व दैट दीज एलिमेंट्स आर देयर इन ए। अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों में ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए ही कॉमन होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी योर ए। फाइन, hope you understood it। so with this we have completed this paper, we'll meet in the next paper with the subjective questions। तो I repeat again कि आपको practice करना बहुत जरूरी है, without practice you will not succeed, okay। practice is the key to success। और ये practice कैसी होनी चाहिए, then and there तब का तब कर लिया छोड़ दिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, it should be consistent। consistent practice will lead you to success, okay। have a nice day।